गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन। हाइपर कॉन्जुगेशन में आप देख रहे हैं हाइपर और कॉन्जुगेशन दो वर्ड से मिलकर बना है। तो कॉन्जुगेशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेशंस में आपने देखा कि कोई भी स्पीशीज या एटम या फिर मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर या इसी तरह से कई सारे टाइप से कॉन्जुगेट करके आपस में मिलकर कॉन्जुगेशन बनाते हैं। अब कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर वर्ड और जुड़ गया है। हाइपर मतलब अति, या देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन में मैनी कॉन्जुगेशंस हों। जब कोई स्पीशीज में काफ़ी सारे कॉन्जुगेशन एक साथ हों तब उसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को एक और शब्द कहा गया है जो कि है नो बॉन्ड रिजोनेंस, मतलब कि बिना बॉन्ड के रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना। इस नो बॉन्ड रिजोनेंस में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जब वहाँ पर किसी भी स्पीसी में सिग्मा और पी ऑर्बिटल, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस पाया जाएगा, तब वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, या उसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा उसमें सबसे मेन बात यह होगी कि जो पी ऑर्बिटल होगा वो वेकेंट होना चाहिए, तभी उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अब हम देखें, इधर पे नो बॉन्ड रिजोनेंस वर्ड आया है। रिजोनेंस क्यों आया? रिजोनेंस इसीलिए आया क्योंकि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कुछ कुछ रिजोनेंस के जैसा व्यवहार दर्शाता है और कुछ कुछ नहीं भी, बट इसको फिर भी इसी के अंतर्गत माना गया है। हाइपर कॉन्जुगेशन का फर्स्ट टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में हम देखते हैं कि जहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है? जहाँ पे प्लस चार्ज है वही कार्बोकेटाइन कहलाएगा। फिर इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप फ्री रेडिकल पढ़ चुके हैं कि फ्री रेडिकल कैसे मिलता है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो जिस वजह से ये जो डॉट का निशान है यही फ्री रेडिकल कहलाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। एल्कीन में हम देख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो जहां पर डबल बॉन्ड है वो एल्कीन है। फिर इसके बाद हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोएनाइन। तो कार्बोएनाइन में क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और उस पर माइनस चार्ज। तो ये जो कार्बोएनाइन है इसमें बेसिकली पॉसिबल नहीं होता है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ रेयर कंडीशंस में ही देखने को मिलता है। अब हाइपर कॉन्जुगेशंस के बेनिफिट्स क्या हैं, या इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? तो इसके एप्लीकेशंस हैं, ये क्या करता है, किसी भी स्पीसी या किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है और उनके स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो हम इससे इन चीज़ों को निकाल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। अब हम फर्स्ट नंबर पे देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, या हम कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन में हम अति संयुग्मन को विस्तार से देखेंगे। तो अब देखेंगे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और उस पर प्लस चार्ज, तो ये हमने ये एग्जाम्पल कार्बोकेटाइन का ले लिया। अब इसमें हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो 3 हाइड्रोजन है आप देखिए, ये इधर हाइड्रोजन और ये इधर हाइड्रोजन, फिर ये सिंगल बॉन्ड के साथ इस कार्बन, दूसरे कार्बन जो कि कार्बोकेटाइन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो p ऑर्बिटल है ये वेकेंट है, इस पे प्लस चार्ज, इसका मतलब फुल्ली वेकेंट, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 2 हाइड्रोजन है ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये दोनों कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें दिख रहा है, और साथ में 3 अल्फा 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड का जब हम इसको पूरा ब्रीफली देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को कि किस तरह से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो हम देखेंगे कि कार्बन और इनमें ये हमने इस कार्बन के साथ 3 जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये तीनों हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ दूसरा जो कार्बन है जिसके पास
प्लस चार्ज है, उस p ऑर्बिटल में दो हाइड्रोजन साथ में जुड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड इस p ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं बट इस p वेकेंट ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये क्या करेगा, इनको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, या इलेक्ट्रॉन ऑफ डिस्पर्सन, इसको हम डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का फैलाव या क्लाउड इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फैलने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन्स फैलने की वजह से ये जो है इसमें स्टेबिलिटी आने लगेगी, और यही जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन में हम देख रहे हैं कि इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्सन हो रहा है, जिस वजह से जो हमारा मॉलिक्यूल या एटम या स्पीसी है वो क्या हो रही है, वो स्टेबल होते जा रही है। तो जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन में देखा, ये जो मेथड है ये उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, इसके समझाने का जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो इसका हम जो अगला तरीका है वो देखेंगे कि उसमें किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और वो तरीका बहुत ईजी भी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने जो अभी लास्ट मेथड देखी हाइपर कॉन्जुगेशन की, वो थोड़ा सा टफ थी और साथ में वो उतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी पॉपुलर हम जो आगे देखने जा रहे हैं वो रहेगी। इसमें भी हम सेम कार्बोकेटाइन लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। इसमें इन्होंने ये बताया कि जिस कार्बन के पास प्लस चार्ज है वो कार्बन क्या कहलाएगा, उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कहलाएगा अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया कि जिस कार्बोकेटाइन के साथ या जिस कार्बन के पास प्लस चार्ज है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कहलाएगा अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ एक अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है और इस अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। मतलब इनने ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि जिस भी कार्बन के पास अल्फा कार्बन होंगे और उस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे तभी वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। मतलब अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसी को देखेंगे। अब देखते हैं कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से हमने यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और ये हमारा कार्बोकेटाइन है CH2 प्लस चार्ज। ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पे आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब यदि मान लो ये जो हाइड्रोजन है अपना ये बॉन्ड इधर दे दे, इस वाले कार्बन और कार्बन को अपना ये वाला बॉन्ड ये डोनेट कर दे, तो क्या होगा कि इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा और बॉन्ड कहाँ आ गया हमारा, यहाँ। तो ये बॉन्ड क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड बना है ये ही हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है या रिजोनेंस स्ट्रक्चर को बता रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा ये दिख रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके बिना बॉन्ड का हो गया। यहाँ पे आप देखिए नो बॉन्ड रिजोनेंस ये ही कहलाएगा, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है और यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बना दिया। तो इस स्पीशी में हम देख रहे हैं ये नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया है। अब देखेंगे इसी में आगे, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का। इसमें और कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, हमारे पास अभी 2 हाइड्रोजन और हैं, तो इन 2 हाइड्रोजन के साथ भी इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट लग के और ये संभावनाएं हम बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कार्बन इधर ये वाला हाइड्रोजन रहेगा। अब हमने दूसरे नंबर का या बीच वाला हाइड्रोजन ले लिया और इस बीच वाले हाइड्रोजन का भी सेम कंडीशन में बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो ये हमारा इसमें नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। अब इसी तरह से देखेंगे लास्ट वाला हाइड्रोजन। तो लास्ट वाले हाइड्रोजन में भी सेम होगा, ये वाला बॉन्ड जो है अपने बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन में 1, 2 और 3 नंबर ऑफ
नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब कई बच्चे सोचते होंगे कि ये 4 क्यों नहीं कहेंगे, 4 इसीलिए नहीं बोलेंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हमारा मेन स्पीशी है, इसमें तो नो बॉन्ड है ही नहीं। तो जब नो बॉन्ड नहीं है तो ये नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी नहीं कहलाएगा, लेकिन इसके सिर्फ ये 3 ही कहलाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही number of no bond resonance structure. Number of no bond resonance structure is equal to number of alpha hydrogen. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 क्या है हमारे number of no bond resonating structure बने हैं, 1 2 3 और 3 number of alpha hydrogen है, तो ये दोनों सेम चलेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो स्पीशी है ये क्या हो गई, स्टेबल हो जाएगी। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, हम देख रहे हैं 3 इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका मतलब 3 इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ है 3 बारी, तो ये क्या हुआ, मोर स्टेबल हो गया। तो अगला एग्जांपल जैसे हम देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि प्लस चार्ज है। अब इसमें हम देखें ये जो प्लस चार्ज वाला है, इससे जुड़े हुए जो कार्बन होंगे वो क्या कहलाएंगे, अल्फा कार्बन, और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन से 2 अल्फा कार्बन जुड़े हुए हैं, एक इस साइड एक इस साइड, और इनसे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3, तो इस 3 और इधर पे 3, तो 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन बने। इन 6 अल्फा हाइड्रोजन से ही नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितने नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने ही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, या कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने ही नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 रिजोनेटिंग नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। लास्ट में अभी हमने पढ़ा कार्बोकैटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन, अब हम पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। अब पहले तो आप लोग ये समझ लो कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है। वैसे तो आप सभी ये पढ़ चुके हो कि फ्री रेडिकल को कैसे बनाया जाता है। तो फ्री रेडिकल हमेशा होमोलिटिक फिजन के थ्रू ही बनेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और मैंने उससे जोड़ दिया एक हाइड्रोजन, ये CH3 3 हाइड्रोजन में मैंने किया है CH2 सिंगल बॉन्ड H। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसका होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन होने के कारण इसमें क्या होगा, जो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर बराबर इक्वल डिवाइड होगी, दोनों में इक्वल डिवाइड होगी। इट मीन्स CH2 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो और एक सिंगल हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ये इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, होमोलिटिक फिजन, मतलब कि समान रूप से टूटना। तो ये क्या होगा, समान रूप से टूट जाएगा और क्या बना लेगा इस तरह से फ्री रेडिकल। ये देखिए ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे ये फ्री रेडिकल और साथ में ये हमारा एक H रेडिकल निकल गया। अब इस फ्री रेडिकल स्पीशी में हमको क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वही शर्त है यहाँ भी कि एक p ऑर्बिटल कैसी होनी चाहिए, वेकेंट। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन तो आ सकता है ना, क्योंकि आपको पता है कोई भी ऑर्बिट जो है उसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक है बट एक की कमी है, तो ये क्या कर सकता है, इससे ले सकता है। तो इसने क्या किया, इस वाली जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड से बने हुए हैं। इन सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, या कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्सन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्सन होने से क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी आने लगेगी, और स्टेबिलिटी आएगी तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की स्पीशी हो जाएगी। तो फ्री रेडिकल में इस टाइप से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब इसको हम उसी तरीके से देखेंगे जो कि हमने कार्बोकैटाइन में देखा था कि इसके भी जैसे कार्बन है, कार्बन के पास कितने हैं, इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि फ्री रेडिकल से जो जुड़ा हुआ है वही क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पहले वाला जो हाइड्रोजन है इसमें क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा। ये देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर दे दिया अपना
और एक इधर, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाने से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ ये रिजोनेंस फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम इसी तरह से सेकंड देखेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, जिस तरह से ऊपर वाला हाइड्रोजन टूट रहा था, पहले वाला हाइड्रोजन, उसी तरह से दूसरा वाला हाइड्रोजन भी टूटेगा, और दूसरा वाला हाइड्रोजन टूट कर क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। फिर इसी तरह से नीचे भी देखेंगे हम, तो जो नीचे वाला हाइड्रोजन है वो भी क्या करेगा, इधर इस टाइप से, उसमें भी ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस फ्री रेडिकल में 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने से इसमें क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल यदि हम देखें तो इस तरह से देख सकते हैं, जो जैसे सिंगल जो है हमारा फ्री रेडिकल, जिसके पास सिर्फ एक ही फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद हम देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, फिर देखेंगे कार्बन के साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं, फिर देखेंगे कार्बन के साथ 3 CH3, मतलब ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, इनको हम किस टर्म में यूज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाली जो है ये टर्शरी कहलाएगी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, और इसको भी प्राइमरी ही बोलेंगे। यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब आप जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उतना ही स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें ये वाला रहेगा, उसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला, उसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला, और उसके बाद 0 अल्फा। इसका मतलब इसमें स्टेबिलिटी के चांसेस ना के बराबर हैं। बाकी में धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन की गिनती के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। अब एल्कीन में क्या है, एल्कीन आप जानते हैं कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होते हैं। अब डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड से जुड़ा जो कार्बन है, उस कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। क्या है, एल्कीन में पाई बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा हुआ जो बाजू वाला कार्बन है उसको ही क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए हम देखेंगे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस हाइड्रोजन में, पहले वाले हाइड्रोजन में यदि हम हाइपर कॉन्जुगेशन को देखें तो इसमें क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, इस वाले कार्बन पे, बट इस वाले कार्बन के पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, अपने इस डबल बॉन्ड को इधर थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर देगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड जो पहले से प्रेजेंट था वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपना बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, या अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए। और जब यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन थे और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, तो इस पे माइनस चार्ज आ गया। ये यहाँ पे हमारा जो कार्बन है, इस कार्बन पे आप देख रहे हैं इधर हाइड्रोजन से पॉजिटिव चार्ज हो गया है और यहाँ माइनस चार्ज हो गया है। तो ये जो है ये एल्कीन में इस तरह से रिजोनेटिंग नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इसी तरह से ये कहलाएगा 1 डिग्री। अब जब हम दूसरे वाले हाइड्रोजन पे देखेंगे तो दूसरे वाले हाइड्रोजन में भी सेम प्रोसीजर होगी कि ये अपना बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये 2 डिग्री कहलाएगा या 2 डिग्री कहलाएगा। फिर इसी तरह से तीसरे वाले हाइड्रोजन के साथ भी होगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड अपना इधर शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा 3 डिग्री। इस तरह से हम देखते हैं कि एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन वहीं होगा जहां पाई बॉन्ड से जुड़े हुआ कार्बन होगा, उस कार्बन के बाजू वाला कार्बन ही अल्फा कार्बन कहलाएगा और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। फिर हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन में स्टेबिलिटी कैसे होती है, तो एल्कीन में आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड, C
और इन दोनों कार्बन के साथ क्या मैथिल ग्रुप, 4 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। फिर इधर हम देख रहे हैं इन 2 कार्बन के साथ 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इधर हम देख रहे हैं 2 कार्बन के साथ 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इंडिविजुअली इसके साथ मैथिल ग्रुप, इसके साथ मैथिल ग्रुप और दोनों के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फिर इस तरह से इधर देखेंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में सिर्फ एक ही मैथिल ग्रुप है, बाकी सारे हाइड्रोजन हैं। तो इधर हम देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे इन दोनों कार्बन मतलब डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन के बाजू वाला कार्बन, तो इस कार्बन से 2 कार्बन और इस कार्बन से 2 कार्बन, तो ये 4 कार्बन अल्फा कार्बन है और इन 4 अल्फा कार्बन से 3 3 6 3 9 और 3 12 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? इसके 12 नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। फिर नेक्स्ट देखें, इसमें 3 कार्बन है, कौन से? 3 अल्फा कार्बन है और इन 3 अल्फा कार्बन से 9 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 अल्फा कार्बन। तो जो रिजोनेटिंग बॉन्ड स्ट्रक्चर होंगे, रिजोनेटिंग नो बॉन्ड स्ट्रक्चर, वो कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। और इसी तरह से इधर पे 6 नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और यहाँ पर 3 नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो जिसमें सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद जिसमें उससे कम फिर वो, फिर ये। तो इस तरह से हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं। अब हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन जो है वो आपको पता है कि कार्बेनाइन क्या होता है? कार्बेनाइन मतलब कि जिसपे माइनस चार्ज हो। अब जिसके पास पहले से ही माइनस चार्ज है, इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी में आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी में आता है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन रेयरली ही देखने को मिलता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ लिमिटेड शर्तों के साथ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखें, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम होंगे उनमें आप देखो कि यदि वो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो आप देखेंगे कि वहां हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है। और ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें रेयर कंडीशंस में ही देखने को मिलता है, इसीलिए आपको इतना ही इसको समझना है। तो आज हमारा ये हाइपर कॉन्जुगेशन का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन, एल्कीन, इन सब में होता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इसका हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देख लिया। तो आज हमारा ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है।